हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे विष्णु एकेडमी फॉर हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे विष्णु एकेडमी फॉर यूपीएससी, फॉर सीएपीएफ, फॉर एनडीए, फॉर सीडीएस स्टूडेंट एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टेट पीस एंड वेरियस अदर स्टेट पीसेस। आप सभी को पता है अभी यूपीएससी 2025 का मेंस एग्जामिनेशन चल रहा है। आज जीएस पेपर 2 एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए। लेट अस डिस्कस कि क्वेश्चन की टफनेस लेवल क्या थी, इजी क्वेश्चन ज़्यादा थे या मीडियम था या कुछ हार्ड क्वेश्चन आए थे या फिर क्वेश्चन वॉज ट्रिकी। कुछ क्वेश्चन है जो ट्रिकी है, इट विल कंज्यूम योर टाइम। पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लेजिस्लेटर के एसेट्स एंड देयर करप्ट प्रैक्टिसेस पे डायरेक्ट पूछा गया। सेकेंड क्वेश्चन वाज कि कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज कम्पेयर टू द कोर्ट सिस्टम, assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunal made in 2021. It was a very simple question. They ask you about what is administrative tribunal, हमें वो क्यों चाहिए, why we need, along with our court system। देखिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए थे पहले आपको वो देखना होगा। What was the rationale behind the creation of tribunal? कोर्ट सिस्टम क्या करता है, आपको न्याय देता है। दे डिलीवर द जस्टिस टुवर्ड्स यू, दे डिलीवर जस्टिस। वही काम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का भी है। लक्ष्मीकांत में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में दिया गया, ठीक है। और आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल भी इसमें कोट करना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन इस बार फिक्स था, वो आना था, वो आया। बिकॉज यू नो कि इस बार प्रेसिडेंट वर्सेस सीजीआई थोड़ा सा न्यूज़ में था। क्या सीजीआई या फिर प्रेसिडेंट एक दूसरे पे अपना पावर एग्जर्ट कर सकते हैं, उस पर तो क्वेश्चन नहीं आया। बट प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन, इस पे क्वेश्चन आया इन इंडिया एंड इन यूएसए। इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप कंपेयर करोगे इंडिया में क्या सिस्टम है पार्डन, प्रेसिडेंट पावर पार्डन का, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैसा है, लिमिटेशन क्या है इन दोनों की कंट्रीज़ की। और एक एडिशनली पूछ लिया गया व्हाट आर द प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हम आएंगे। आप देखो 10 मार्क 150 क्वेश्चन, 150 मार्क 150 वर्ड्स, आपको कंसाइज आंसर लिखना था इसका। हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में कैसे लिखना था। हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन we will see in detail। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नेचर कैसा रहा है, आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना था पावर और उसके फंक्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के। फिफ्थ क्वेश्चन था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए एक साल अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ रहा है तो एक साल सीएजी पे क्वेश्चन आएगा, काउंटर ऑडिटर जनरल पे। आपको बताना था एजीआई कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है इन गाइडिंग द रियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। ये एक्स्ट्रा नहीं देखना था, बस सिर्फ आपको एजीआई का फंक्शन देखना था, किस तरह वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, क्या राइट्स है और क्या लिमिटेशन है। यू हैव टू मेंशन 3 to 4 लाइन्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 लाइन्स उनके राइट्स में और 2 लाइन्स, और यू कैन कोट 4 लाइन्स आपको लिमिटेशन पे डेडिकेट करना था। ऐसे करके 10 पॉइंट्स का आपको आंसर बनाना था। सेकेंड, वुमेन सोशल कॉम्प्लीमेंट इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। वी ऑल नो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट and gender equity। Seventh question, e-governance project have built in bias toward technology and back-end integration than user-centric design। e-governance पे क्वेश्चन, you all know कि अभी AI का टाइम है,
AI is growing rapidly, none like another, बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसका पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो हम जब ई गवर्नेंस की बात करेंगे, गवर्नेंस पहले तो देखो, गवर्नेंस जो डिलीवर होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिलीवर होता था, अब जो है वो डिजिटली भी डिलीवर किया जा रहा है। गवर्नमेंटल सर्विसेज हम एक्सेस कर रहे हैं, लाइक कोविन वैक्सीन का जो पोर्टल था वो, डिजी लॉकर, इन सब में गवर्नमेंट क्या करती है, बैक एंड पे काम चल रहा है, उनको किस तरह इंटीग्रेट किया जाए, रादर दैन फोकसिंग ऑन अपॉन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट आपको ऐसे मिल जाएगी जिसमें ओपन होने में उसे टाइम लगता है, एक पेज के बाद 10 से 15 पेज लोड हो जाते हैं, बट जो रिक्वायर्ड पेज होता है वो ओपन नहीं होता है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, डिलेज, नेटवर्क इशू, सर्वर जैम। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर आपको 150 करोड़ पीपल की सर्विस को कैटर करना है, देन यू मस्ट हैव अ रोबस्ट सिस्टम जो ये बर्डन हैंडल करे। तो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन तो कभी रहा नहीं है, बहुत कम एप्लीकेशन ऐसे आए हैं जो यूज़र सेंट्रिक है। लाइक NCERT एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, क्लियर और कंसाइज इंटरफेस है। कुछ ऐसे इन वेबसाइट्स हैं एंड गवर्नमेंट ऐप्स हैं, ऐप है ऐसे जो बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करता है, मोस्टली तो करता ही नहीं है। तो आपको ई गवर्नेंस के जो चैलेंजेस है उसे मेंशन करना था और बताना था कि आजकल की जितने भी जितने भी ऐप्स आ रहे हैं और वेबसाइट आ रहा है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती है, उसमें क्या इशू है और आप क्या चेंजेस आप अपनी तरफ से क्या सजेशन दे सकते हो। 8th क्वेश्चन देखिए, आई थिंक सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आया है। सिविल सोसाइटी को हम लोग देखते थे कि ये सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए आया, सोसाइटी को रिफॉर्म करेगा, प्लस वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करने के लिए आया था। इनिशियल पर्पस तो इसका यही था, टू मेक पीपल अवेयर, बट उनको वोकल बनाना। अभी क्या ट्रेंड देखा जा रहा है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एंटी सेंटिमेंट्स और एंटी स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, एंटी स्टेट बिहेवियर हो गया है। ठीक है, एंटी इंडिया बातें चल रही है, एंटी इंडिया कैंपेनिंग चल रही है, टेररिस्ट नक्सलाइट पीपल्स को फंड किया जा रहा है, ग्रुप्स को। तो आप क्या अग्री करते हो? यस, देन यू हैव टू जस्टिफाई विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स और एग्जाम्पल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। 9th में इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, बताइए, सेग्रीगेट करके आपको आंसर लिखना होगा। को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन, द पोस्ट कोल्ड वॉर इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है, पोस्ट कोल्ड वॉर इफेक्ट एंड सोवरेन नेशनलिज्म। सिंपल तो नहीं कहूँगा, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इसमें 3 टर्म आ जाएंगे आपकी। ग्लोबलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन पोस्ट कोल्ड वॉर। देखिए ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड ही हुआ था आफ्टर द कोल्ड वॉर, वो पीरियड को हम पोस्ट कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद का पीरियड मेंशन एंड हाउ द वर्ल्ड बिकम अ साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। कंट्री के अंदर सोवरेन नेशनलिज्म कैसे आई, ये भी देखना होगा, आपको लिखना होगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करता हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन है, इट विल कंज्यूम योर टाइम, करना तो है लेकिन आपको ये। 11th क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस पे सवाल आता ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सीधा आपके PYQ से, सिंपल है। आप इसका फ्रेमवर्क बना लीजिए कि इस पे तो क्वेश्चन आएगा आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन द ordinary legislative institution with the few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitation on the amending power of the parliament to change the constitution. बहुत easy question है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर अमेंडमेंट की पावर हमें तो दी हुई है मीन्स आर्टिकल 368 इफ़ आई एम राइट। इसमें से कुछ ही प्रोसीजरल हर्डल्स है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में। अगर ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो आपको एग्जामिन करना होगा प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशन क्या है ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 का क्या है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। ये भी आना ही था इस बार क्वेश्चन। इसमें भी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पूछ दिया है कि यूएस में कॉलेजियम सिस्टम कैसा है और इंडिया में कैसा है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको दोनों लिखने थे। ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट ऑफ द यूएसए। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक, ओनली it is lengthy. This is also lengthy. This is somehow tricky question. Question number 12 and 14. Examine the evolving pattern of center-state relation in the context of planned development in India and how far have the recent reform impacted the fiscal federalism in India. आपको सेंटर स्टेट रिलेशन हमेशा आता ही है, आर्टिकल 245 से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको फाइनेंशियल रिलेशन कैसा है वो डिफ़ाइन करना था। उसके बाद आपको क्या इवॉल्विंग पैटर्न नज़र आ रहा है। हाँ, जीएसटी बीच में आया, जीएसटी आया, प्लानिंग कमीशन स्टार्टिंग से वर्क कर रहा है, उससे पहले साथ साथ प्लानिंग कमीशन बोल रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन वर्क कर रहा है, प्लानिंग कमीशन भी वर्क कर ही रहा था, फिर नीति आयोग आया, रिसोर्स एलोकेशन पहले प्लानिंग कमीशन करता था, फिर फाइनेंस कमीशन भी अब वो तो अभी भी कर रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म इम्पैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म। आपको बताना होगा फिस्कल फेडरलिज्म में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, अब तक क्या क्या हुआ, कहानी अब तक चलाना है आपको। यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई थिंक इस पेज के क्वेश्चन बहुत इजी है और इस पेज के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मेरे विष्णु एकेडमी में कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस इस साल किए थे जो कि आए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन हमने हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूनाइटेड नेशन रिमेन अनरिजॉल्व्ड। ओके, यूएन को रिफॉर्म करने का इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिस्कशन चल रहा है अमंग्स देयर कंट्री मेंबर नेशन कि यूएन कब रिफॉर्म होगा फाइनली। बट जब भी रिफॉर्म की बात आती है एक जगह आके ये मैटर रुक जाता है, ये इशू। ये कब होता है, अलायंस कैसे बन जाता है, यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज वर्सेस रशिया चाइना अलायंस। और यूएन रिफॉर्म कब होगा, क्लियर कट मेंशन है यूएन चार्टर में कि आपको उसके लिए P5 कंट्री का ओवरऑल कंसेंट चाहिए, 5 के 5 P5 मेंबर्स का, एक का भी वीटो नहीं चलेगा। तो हमें यही लिखना था इसमें, किस तरह ईस्ट वेस्ट के एंटेंगलमेंट की वजह से, एंटेंगल की वजह से ये प्रोसेस कभी बढ़ ही नहीं पाया। इनके बीच में पेज फंसा हुआ है जिस वजह से ये प्रोसेस बढ़ नहीं पाएगा। आपको एग्जामिन भी करना और क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करना है कि किस तरह ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड। लेंदी है बट ईजी क्वेश्चन है। एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आना था ये क्वेश्चन आना था। सबको पता है यूएस ने क्या किया, यूएस हैज़ पुट 50% इकोनॉमिक टैरिफ ऑन अस, और हमने क्या वर्ल्ड को बोला कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें रशिया से क्रूड ऑयल परचेस करना ही होगा। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें ये एंगल भी आ जाएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एनर्जी सिक्योरिटी क्यों एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। और किस तरह आप एनर्जी सिक्योरिटी को इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हो आने वाले साल में, इसलिए ट्रैजेक्टरी वर्ड वो यूज़ किए। सिंपल है, आपको एनर्जी सिक्योरिटी डिफ़ाइन करनी होगी, आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बताना होगा और हमें बताना होगा कि ये किस तरह लिंक्ड है विद इंडिया ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एनर्जी सिक्योरिटी एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, ये कंसर्न हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का।
उस वजह से हम किस तरह हमारा इन्फ्लुएंस हम बढ़ा रहे हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। देखिए, इंडिया ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा इन अपकमिंग टाइम्स। तो एनर्जी सिक्योरिटी, देखो, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यू ऑल नो जोग्राफिकल फैक्टर, you all know political leadership play crucial role, you all know economic factor play crucial role, you all know administrative factor also play, and one more thing, energy security also play a crucial role in developing a Indian foreign policy. And you have to tell the examiner in recent time how India is targeting Middle Eastern countries and increasing its influence over Middle East region, especially by looking few event like we have signed the free trade agreement between India and UAE, and we also facilitated the rupee and rupee and UAE currency trade replacing dollar. तो ऐसे आपको ये लिखना था। और 18 क्वेश्चन देखे, the National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenge faced by children in the digital era. Yes, very crucial issue, because you all know the children, students, all are the futures of India. Everyone is future of India. This commission must need to protect the child rights, because you know the ongoing, and by looking then अपना वो रिपोर्ट आता है एक आपका NCRB रिपोर्ट, आई थिंक यही, हाँ, एक उसमें देखोगे तो चाइल्ड अब्यूज़, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। सो आपको बताना होगा कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में क्या प्रॉब्लम है, क्या सजेशन कर सकते हो, so that the commission will able to tackle this issue. So as an IAS officer, you need to suggest the recommendation here. So this is very simple question, all of you know. इसमें आप आर्टिकल 23, 24 पुट अप कर सकते हो, आर्टिकल 19, 21, आर्टिकल 14, 15, 16 you can you can quote. In contemporary development model, the decision making and problem solving responsibility are not located close to the source of information execution, defeating the objective of the development. आपको इसमें डेवलपमेंट मॉडल हमारा क्या है, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली जो हमारा एग्जिस्टिंग डेवलपमेंटल मॉडल है, उसमें क्या हम सही तरीके से डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको एड्रेस कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास डेटा कितना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने से रोकता है। तो कोई भी डेवलपमेंटल मॉडल आप लाओ, आपको उसके लिए क्लियर कट डेटा, फैक्ट, सर्वे आपके हाथ में होना चाहिए। देन एंड देन आप एक इफ़ेक्टिव लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंटल मॉडल प्रिपेयर कर सकते हो, एंड तो उसमें शायद कोई इशू नहीं आएगा। इशू आएंगे उतना नहीं आएगा जितना जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंटल मॉडल है। हमारा मोस्टली टॉप डाउन अप्रोच है। आपको पता है गवर्नेंस मॉडल, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस। बस थोड़ा इन्होंने फ्रेमवर्क बेस पूछ लिया है, फ्रेमवर्क बेस। वी विल डेफिनेटली डिस्कस। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 17 को डील करूँ, तो देन यू मस्ट you can put your view in comment section. So definitely I will address this question and I will provide you a model answer. मैं इन सब भी क्वेश्चन पे मॉडल आंसर्स आने वाले टाइम पे पुट अप कर दूंगा, so that you can check whether you are going in a right direction or not. और क्वेश्चन नंबर 16 भी हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी क्यों होती है? इनइक्वालिटी ओनरशिप नहीं है ना। ओनरशिप अगर होता, इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज वन ऑफ द मेजर कॉज। अगर आपके पास ओनरशिप होती तो आपके पास इनइक्वालिटी नहीं होती, इतना नहीं होता जितना आज है। तो इसको भी को देखना होगा, बहुत सिंपल है।
और ये सबसे सिंपल तो 15 है, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप। पहले तो प्रेशर ग्रुप पे सवाल आता था, बताइए चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस। आपको 1945 1747 से लेकर 2025 तक ऐसे इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप पता होने चाहिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं। आप किसी का भी नाम इसमें पुटअप कर सकते हो, वेल नोन एंड ऑल, इफ़ एनी वन इज़ वर्किंग इन योर लोकल एरिया, सो डैट टू फेच और गेन मार्क्स। सो ओवरऑल क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन मैं अगर छोड़ना नहीं है, मीन्स कुछ क्वेश्चन अगर मुझे कुछ 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे लगे, जो 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं कि थोड़ा लेंदी है एंड ट्रिकी भी है, बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका मॉडल आंसर दूं तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी व्यू पुटअप कीजिए। और अगर आपको इन फ्यूचर यूपीएससी, सीएससी, आईएएस की तैयारी करनी है तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़िए। यू कैन मैसेज अस। आप मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यू कैन जॉइन अस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, फॉर एनडीए, फॉर सीडीएस, फॉर सीएपीएफ, फॉर ईपीएफओ और कोई भी सिविल सर्विसेज। अगर आपको आपका जीएस बेस्ट करना है, यू कैन जॉइन विथ अस। आपको रिज़ल्ट दिख जाएंगे इन योर प्रिपरेशन। सो मैं अभी इसे यहाँ रोकता हूँ एंड बहुत जल्द एक नया वीडियो ऑन GS1, GS3, एसए एंड PSR ऑप्शनल मैं लेने वाला हूँ। और डेफिनेटली एनडीए के बच्चों के लिए भी अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं, फॉर CDS ऑल्सो, फॉर CAPF ऑल्सो, फॉर EPFO ऑल्सो। सो स्टे ट्यून। गुड नाइट।